अब आ जाते हैं हम थोड़ा आज़ाद भारत के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। और नेहरू ने, जिसका जिक्र नेहरू बार बार करते रहे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया, एक शब्द आया साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की फ़िलॉसफी से कितना सहमत आप हैं और कितना सहमत ये हिंदुस्तान दिखा आपको जब ये बातचीत नेहरू की? देखिए, साइंटिफिक टेम्पर की जब आप बात करते हैं तो दो पहले बातें। तो ये समझा दिए साइंटिफिक टेम्पर से उनका आशय क्या था। नहीं, नेहरू का आशय क्या था जो मैं समझाऊं, पहले आपको वो बता दूं। मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने खुद देखी परखी है, किसी कही सुनी पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि छल हो सकता है, मगर देखी परखने का मतलब ये है कि जिसको आपने एकाधिक बार परख लिया हो। तो साइंटिफिक मेथड जो है उसका उल्लेख साइंटिफिक टेम्पर से पहले करना ज़रूरी है। साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंटल है, जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं होता है, एक प्रयोग से सिद्ध नहीं होता। बारंबार वो प्रयोग आप करते हैं, वो दोहराया जा सकता है, नतीजे हमेशा एक से निकलते हैं। वो प्रयोग जब कोई और भी दोहराता है तो नतीजा वही निकलता है। वो स्वयं सिद्ध नहीं है, वो प्रयोग सिद्ध है। तो ये फिलॉसफी देश की कितनी काम है? नहीं, अभी हम साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं। ये हर देश के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अंधविश्वास में न जिएं, आप मिथक और इतिहास में फ़र्क करना समझें, आप सिर्फ अपने को परम पुरुष न समझें, आप ये न समझें कि आप ही ज्ञान का भंडार हैं, आप जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। ब्रह्म वाक्य आपका नहीं है। यदि ब्रह्म है तो आप उसके बारे में सोचिए। तो जो आदिगुरु शंकराचार्य कह गए हैं वो साइंटिफिक मेथड है। नेति नेति नेति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो आप क्या देखते परखते हैं, ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक टेम्पर वो है जब आप अपने जीवन में इसके अनुसार आचरण करते हैं, आप अंधविश्वास को या शास्त्र को, शास्त्र सम्मत या परंपरा को सब कुछ नहीं मानते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर ज़रूरी है। उसके बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपकी अंधविश्वास से मुक्ति नहीं हो सकती है, आप मिथक और इतिहास का फ़र्क नहीं समझ सकते हैं। और इसी कारण आप कहेंगे हमारे शास्त्रों में तो सती सम्मत है, हमारे शास्त्रों में जाति व्यवस्था सम्मत है, हमारे शास्त्रों में, हमारी कोर वैल्यूज़ में, हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज़ में ये सब औपनिवेशिक मानसिकता नहीं संभव है। तो फिर तो प्रभु आईपीएल क्रिकेट भी शास्त्र सम्मत नहीं है ना, वो भी विदेशी औपनिवेशिकता का शिकार है। तो हम विदेशी और स्वदेशी का अंतर करने के लिए पूर्वाग्रह मुक्त हों, इसके लिए भी साइंटिफिक टेम्पर ज़रूरी है। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि साइंटिफिक टेम्पर नागरिक के कर्तव्यों में आपातकाल में जोड़ा गया और लोगों को लगा कि उसको कर्तव्य, अधिकारों को ढीला करने के लिए, अधिकारों का हनन करने के लिए नागरिक के कर्तव्य जोड़े गए। उस नागरिक के कर्तव्य में साइंटिफिक टेम्पर जोड़ा गया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि आप कैसे किसी मतिमंद को साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है ये तो मेरी आस्था का प्रश्न है, आजकल तो क्षमा कीजिएगा, पूरी आदर सम्मान के साथ में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायाधीश तक ये कहते हैं कि आस्था के प्रश्न में अदालत क्या कर सकता है। यदि आस्था का प्रश्न सर्वोपरि है तो आस्था तो फिर साइंटिफिक टेम्पर से नहीं निर्धारित होगी। आस्था तो सवाल नहीं पूछा जाता। आस्था में तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन की एक बुनियादी शर्त है, समता पोषक समाज की एक बुनियादी शर्त है कि मैं आस्था के प्रश्न पर नहीं टिकूंगा। मैं तर्क से, लॉजिक से, प्रयोग से जो सामने आता है बात, उसको सच मानूंगा। मैं किसी को जन्मजात श्रेष्ठ ब्राह्मण को या सवर्ण को जन्मजात नीच नहीं मानूंगा। मैं महिलाओं के अधिकार और पुरुषों के अधिकार को समकक्ष मानूंगा। मैं अमीर और गरीब के फ़र्क को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं मिथकों में उलझा हुआ, मैं अंधविश्वासों में उलझा हुआ अपने देश का हित नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये साइंटिफिक टेम्पर और ये जो आधुनिक भारत बनाने जा रहा हूँ, ये नेहरू बार बार कहते रहे, कितना लाभ हुआ हमको? नेहरू ये हट नहीं पाले थे कि वो आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं। मुझे कोई भाषण नेहरू का ये याद नहीं आता जिसमें ये ध्वनित होता हो कि मैं आधुनिक भाषण बनाने जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते निर्माण कर रहे हैं, वो ये तो बार बार बोलते रहे। नहीं, वो मैं कर रहा हूँ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम राष्ट्र निर्माण कर, हम मतलब इस धरती भारत माता की सब संतानें, यदि हम आधुनिक भारत का, विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विज्ञान का सहारा लेना ही होगा, विज्ञान की भाषा को समझना होगा। और इसीलिए
नेहरू जानते थे कि भारत का आम आदमी बिना चमत्कार के बात नहीं समझता, तो उन्होंने जब बांध बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, तो उन्होंने आधुनिक भारत के नए मंदिर कहा। भांगड़ा नागल पे मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी गलती थी। जब आपने आधुनिक भारत के नए मंदिर कहना शुरू कर दिया तो आप भी कहीं न कहीं उस मिथकीय अंधविश्वास की भाषा में फंस गए। तो फिर वो एक डेरिल डेमोटे नाम के पत्रकार थे जिन्होंने एक किताब लिखी, टेम्पल्स और टूम्स, कि जब बांधों में रेत भर जाती है, वो काम नहीं आते हैं, बांधों को बनाने के लिए लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो वो टेम्पल हैं या मकबरे हैं। ये डेरिल डेमोंटे की बड़ी प्रसिद्ध किताब का एक शीर्षक है, जो तब टाइम्स ऑफ इंडिया के सहायक संपादक हुआ करते थे। नेहरू की ये गलती ज़रूरी थी कि कहीं न कहीं उनकी भाषा गांधी से प्रभावित हो जाती थी और कहीं न कहीं फिर वो घालमेल होने लगता था। मैं आपको बताऊँ, एक और उसका उदाहरण है, हीराकुड बांध का जब उद्घाटन किया तो नेहरू ने कहा नहीं, इसका उद्घाटन आदिवासी जंगली इलाके में हो रहा है, एक लड़की करेगी। एक लड़की आई, उसने बटन दबाया, पानी भरा, उन्होंने उस लड़की के गले में माला डाली। उस लड़की को जीवन भर अविवाहित रहना पड़ा कि लोगों ने कहा कि इसको तो बाहर से आया किसी दुक्कू ने अपनी वरमाला पहना दी है। बुधनी नाम था उनका। हाँ, वो नाम था। बुधनी नाम था। वो नेहरू को जो माला पहनी हुई थी, उन्होंने उस लड़की, उस महिला को पहना माला तो बदली जाती है ना। हाँ, तो वही आदिवासी समाज ने बहिष्कार कर दिया। असल में इन मुहावरों के गलत प्रयोग के कारण मकबरों का, मंदिरों का, निर्माण का, अतीत का, मिथकों का, और जो ये आस्था के प्रश्न होते हैं। अब उस बेचारे आदिवासी कबीले की आस्था तो यही है कि जिसने माला डाली वो उसकी पत्नी हो गई। अब नेहरू तो उसको तीन मूर्ति भवन में लाने के लिए हालत में तैयार नहीं थे, या हो भी नहीं सकते थे। कितनी विडंबना है बिल्कुल कि नेहरू वहाँ उससे कह रहे हैं कि तुमने बुधनी से कि तुमने पता है कि क्या बनाया है, तो वो कह रही कि नहीं, हमको नहीं पता है हमने क्या बनाया। तो उसने कहा तुम आने वाली पीढ़ी के लिए देश बना रही हो, और उसको माला पहना देते हैं। और उसके बाद उस महिला के साथ ये होता है कि उसी शाम को संथली समुदाय की बैठक होती है, उसमें कहा जाता है कि इनको तो गांव से निकाल दो। नहीं, और ये तो शादीशुदा हो गई हैं। आज भी जब मैं पहली बार हीराकुड गया तो मेरे शरीर में रोमांच हो गया कि इस जंगली इलाके में आज से 70 साल पहले किस आदमी ने ये कल्पना की होगी कि यहाँ बांध बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। मगर आज कितनों को बुद्धि की याद है, जिसने देश के निर्माण के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, अकस्मात कर दी, संयोगवश कर दी, उसकी कोई सूझबूझ उसमें नहीं थी राय में। और बाद में उस बुधनी की उस परियोजना से नौकरी चली गई। बिल्कुल। जिसको 1985 के आसपास राजीव गांधी को पता चला, तो राजीव गांधी वहां जाकर के उससे मिलते हैं और उसको नौकरी वापस देते हैं। हाँ, अगर वंशवाद नहीं हुआ होता तो ये कहीं लोक कल्याण भी नहीं हुआ होता। नहीं, मेरा सवाल नहीं, आपका जो सवाल है ना वो बहुत विचलित करने वाला है। हाँ। मुझे लगता है कि भारत में नेहरू ने जब आधुनिक भारत के निर्माण की बात की तो सिर्फ बांधों की बात नहीं थी, उसमें IIT थे, उसमें IIM थे, उसमें नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज थी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज थी, उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, AIMS थे, और हर राज्य को एक देने की ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसा ISRO था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी। अब भले इन सब चीज़ों का ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ये नेहरू की देन उतना नहीं है जितना मौलाना आज़ाद की देन है। ललित कला संगीत, क्योंकि उनको एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सब कुछ खुली छूट दी गई थी। मगर मेरे दिमाग में जो बात उठती है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, चाहे वो ISRO हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, इन सबका बीजारोपण आज़ादी के पहले नेहरू कर चुके थे। भाभा के साथ पत्राचार के कारण, बॉम्बे टाटा बिरला प्लान के कारण, मगर इनको एक अंजाम तक पहुंचाया प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, पहले तो यही नहीं, सवाल। अगर नहीं पहुंचाया, जो सपना देखा गया वो क्या नेहरू डिलीवर कर पाए? अगर वो सपना नहीं देखा गया होता तो आप नेहरू की ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी वाली स्पीच को याद करें। उस सपने को आज हम पूरा नहीं साकार कर रहे हैं, उस सपने को हम आज आधा अधूरा पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे एक और चीज़ याद आती है, जब नेहरू का निधन हुआ तो उनके बिस्तर के बगल में एक कविता पढ़ी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसका बहुत अच्छा अनुवाद किया है बच्चन जी ने, मतलब अभिषेक ने नहीं, उनके पिताश्री ने, जिसमें कि सुंदर तरु सघन मनमोहक वन, मगर उसकी अंतिम पंक्तियाँ हैं, अरे अभी तो मीलों मुझको जाना है, मैं नहीं इस मूक निमंत्रण को स्वीकार कर सकता। ये मेरे ख्याल में नेहरू की सबसे बड़ी विरासत है जो हमको स्वीकार करनी चाहिए कि हमको भी अभी ये नहीं कि 10 साल में हम ये कर डालेंगे, 20 साल में हम ये कर डालेंगे, 25 साल में हम ये कर डालेंगे। अभी हमको मीलों चलना है, और मीलों चलने वाली बात के लिए हम सबको साथ चलना है। को एक अकेले आदमी के एकला चलो रे से होने वाला नहीं है।